जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर जो स्पेशली रिगार्डिंग है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से। अब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उससे रिलेटेड आपसे जब आप इंटरव्यू देते हैं, किसी क्यूसी के लिए न्यू जॉब अप्लाई करते हैं या आप फ्रेश जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेडली इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो वो आज इस वीडियो में डिस्कस करें। तो वैसे तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके माइंड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जो आपसे लाजमन तकरीबन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्यूसी से हवाले से आपसे पूछते हैं, अगर आप क्यूसी में कुछ सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, जो आप नई जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे लाजमी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्यूसी का रोल क्या है बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका आंसर आप नहीं देना है। क्यूसी जो है एक बैकबोन का हिस्सा रखती है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसका मेन पर्पस और गोल ये होता है कि इंश्योर करना जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर गाइडलाइन, एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, ताकि क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड जो है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप मेंटेन कर सके फॉर कस्टमर केयर्स। ये मेन पर्पस होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास होते हैं, जिसकी बेस पे वो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। ये सिंपली आपका आंसर करना है, क्योंकि इंटरव्यू है तो आपने कुछ समराइज करके चीज़ें बतानी होती है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज आई क्यू, ओ क्यू, पी क्यू एंड डी क्यू। इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। तो इसका आंसर ये है, तो आप इसका आंसर थोड़ा आसान लफ्जों में समझाएंगे। आई क्यू स्टैंड फॉर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ओ क्यू ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, पी क्यू इज परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एंड डी क्यू इज डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। ये वो टर्म्स है, ये वो डॉक्यूमेंट एक्टिविटी है जो किसी भी मशीनरी को जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के दौरान ये डॉक्यूमेंट आप फिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई नई मशीनरी ली तो उसके अंदर जो जो ऑपरेशन होता है इंस्टॉलेशन को सारी चीज़ें चेक करते हैं। डी क्यू के अंदर आप क्या चेक करते हैं कि डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, यानी ये डिज़ाइन करना कि ये मशीनरी रखी कहाँ पे जाएगी, इसके लिए कौन सी स्पेसिफिक जगह एरिया को डिज़ाइन करना। और आई क्यू के अंदर क्या है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, यानी इस इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करना। वहाँ से बॉक्स पैक्स आते हैं, बिल्टी में आते हैं, तो उसको आप सेट करके इंस्टॉल करते हैं, तो असेंबल करते हैं, वो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कहलाता है। फिर उसको ऑन करके चेक करना कि लिखा हुआ है इसका टेम्परेचर यहाँ तक जा सकता है, तो उस टेम्परेचर को वेरीफाई करना वो ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में आता है। चेक करना कि इसका लैम्डा मैक्स ये है, इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से ऑन करता है, इसके बटन स्विच ऑफ ऑन, इन सबको ऑन करके देखना ऑपरेशन क्वालिफिकेशन आता है। फिर उस इंस्ट्रूमेंट का जो पर्पज़ है, जिस मकसद के लिए आप लेते हैं, वो एक टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है, इसको और वो चेक किया जाता है कि टेस्ट सही आता है कि नहीं, वो पी क्यू कहलाता है, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये है बेसिकली आई क्यू, ओ क्यू, पी क्यू। बिफोर कोई भी न्यू मशीनरी जब आप यूज लेते हैं तो उससे पहले ये डॉक्यूमेंट एक्टिविटी से पहले आप उसको यूज़ नहीं करते। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट एक्टिविटी नहीं हो तो आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका ऑपरेशन वीक काउंट होता है। क्लियर है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कहीं पे भी हो आपसे लाजमी पूछा जाता है, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओडी एंड वाटर कंटेंट। इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्यूसी का एक टेस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। लॉस ऑन ड्राइंग, एलओडी आंसर इसका मैं बता रहा हूँ। एलओडी जो बेसिकली लॉस ऑन ड्राइंग एक टेस्ट है, और वाटर कंटेंट क्या है, ये भी मॉइस्चर कंटेंट, इस पर आप मॉइस्चर मालूम करते हैं, लेकिन बड़ा साइंटिफिक डिफरेंस है दोनों में। अब पहले आप बता दो एलओडी। एलओडी लॉस ऑन ड्राइंग एक इनडेफिनेट टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट है, जो आप एक ओवन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेट्स लेके सैंपल का, बिफोर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग, फिर वेइंग करते हैं, और आप उस टेस्ट का परसेंट ऑफ मॉइस्चर मालूम करते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, रॉ मटेरियल कितना वाटर कंटेंट है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर आप एलओडी के अंदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस वो भी मालूम कर लेते हैं, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो भी मालूम कर लेते हैं, और स्पेशली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, लॉस ऑन ड्राइंग के अंदर। लेकिन अगेंस्ट हम अब जहाँ बात करें वाटर कंटेंट की, जिसको हम एक इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट है। वाटर कंटेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइट्रेशन हो रही होती है, इसमें केमिकल्स यूज होते हैं, और कार्ल फिशर के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इससे भी आप किसी रॉ मटेरियल के अंदर मॉइस्चर मालूम करते हैं कितना है उसके अंदर, तो लेकिन इसके अंदर आप जस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मालूम करते हैं, और ओनली दिस पर्पज ये टेस्ट इस्तेमाल होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए, जो है इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट है एज कंपेयर टू एलओडी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हर कोई हर जगह पे आपसे क्यूसी में आप जॉब कर रहे हो तो आपसे लाजमी पूछा जाता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। फर्ज ये है कि व्हाट इज एलओडी एट कांस्टेंट वेट।
अब आपने पहले एलओडी का डिफरेंस जब बताया ना, तो फिर आपको एलओडी कांस्टेंट वेट पे भी आ जाएगा कि एलओडी एट कांस्टेंट वेट से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। पहले आप सिंपल एलओडी को आपने जो बताया, एलओडी कांस्टेंट वेट ये इंडेफिनेट टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, ओवन में ही परफॉर्म करते हैं, सही है। लेकिन इस पर क्राइटेरिया होता है कि जो आप बिफोर ड्राइंग वेट लेते हैं, आफ्टर ड्राइंग वेट लेते हैं। अब आफ्टर ड्राइंग जो पहला वेट लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा 30 मिनट्स के लिए उस प्रोडक्ट को रखा जाता है ओवन के अंदर, फिर अगेन आफ्टर ड्राइंग 2 वेट ले लेते हैं। अब उस वक्त तक ये वेट दिया जाता है, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, जब तक कि लास्ट और उससे पहले वाली वेट के दरमियान डिफरेंस 0.5 मिलीग्राम से कम ना आ जाए या 0.5 मिलीग्राम का आ जाए, तो आप एलओडी एट कांस्टेंट वेट वहां पे स्टॉप कर देते हैं। ये पर्पस होता है एलओडी लॉस ऑन ड्राइंग एट कांस्टेंट वेट, जो बेसिकली आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि फर्क क्या है, किस बेस पे हम इसको कांस्टेंट वेट कहते हैं। क्लियर हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, डोमिनेंट क्वेश्चन है क्यूसी के अंदर, हाउ टू ऑपरेट एचपीएलसी। डेफिनेटली आपने 1 साल क्यूसी में काम किया हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल, 5 साल की हो, या फ्रेश भी हो। फ्रेश से तो ये कम पूछा जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चन आपसे लाजिम पूछा जाएगा कि हाउ टू ऑपरेट द एचपीएलसी। यानी अगर थोड़ा एक्सपीरियंस ये जानना चाहते हैं कि ये शख्स एचपीएलसी को चलाता कैसे, तो इसके लिए आपने एक थोड़ा सा समराइज वे में आंसर देना होता है कि हाउ टू ऑपरेट एचपीएलसी में, कि एचपीएलसी को चलाने के लिए सबसे पहले उसको सिस्टम को ऑन किया जाता है, लैंप ऑफ रखा जाता है स्टार्टिंग पे, उसके बाद जो सैंपल स्टैंडर्ड्स होते हैं कंपैरेटिवली वो बनाए जाते हैं, मोबाइल फिर उससे पहले बनाया जाता है, सिस्टम को अलाइन किया जाता है, इक्विलिब्रेट किया जाता है, उसमें कॉलम फिट किया जाता है, रिक्वायर्ड कॉलम होता है जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिक होता है, फिर कॉलम की बेस लाइन उसके ऊपर मोबाइल फेस रन करके उसको बेस लाइन को स्टेबल करते हैं। बेस लाइन जब स्टेबल हो जाती है तो फिर उसके ऊपर आप अपना जो स्टैंडर्ड है उसके 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, 5 रेप्लिकेट, एक सैंपल है तो उसके 2 रेप्लिकेट लगाते हैं। उसके बाद उसकी एरिया की बेस पे कैलकुलेशन करके ऐसे टेस्ट ज़्यादातर परफॉर्म हो रहा होता है, वो हम चेक करते हैं थ्रू एचपीएलसी। और आफ्टर एनालिसिस फिर आप उसको प्रॉपरली वॉशिंग का प्रोसीजर होता है, जिससे आप इस सिस्टम को वॉश करते हैं, जो कंपलसरी है। ये जानना ही होता है कि ये एचपीएलसी को चलाता है किस तरह, कोई स्टेप स्केप तो नहीं करता। समराइज वे में आपने बताना what is RSD and what is the limit of RSD। ये एचपीएलसी से रिलेटेड टर्म है, डेफिनेटली आपसे लोग पूछ देते हैं आरएसडी है क्या। आरएसडी बेसिकली है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो यानी जो आप एचपीएलसी के ऊपर एक स्टैंडर्ड चलाते हैं, स्टैंडर्ड 1 बना उसके 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, उन 5 रेप्लिकेट के दरमियान कितना डेविएट होता है हर इंजेक्शन, हर रेप्लिकेट दूसरे रेप्लिकेट से कितना डेविएट करता है, इसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और इसकी लिमिट ये है कि उन हर रेप्लिकेट को ये 2-4 कोई डेविएट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो इन पाँचों को आपस में 2% से ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली आरएसडी की लिमिट होती है, मस्ट कंपलसरी रिक्वायरमेंट है फॉर एचपीएलसी एनालिसिस। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट, व्हाट इज एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग। इससे आप ट्रबल शूटिंग से क्या अंडरस्टैंड करते हैं, जो एचपीएलसी पे आप वर्किंग कर रहे होते हैं, ट्रबल शूटिंग क्या है। तो एचपीएलसी की जो ट्रबल शूटिंग टर्म है ये रिलेट कर रही है एचपीएलसी और डिफरेंट मशीनरी से रिलेट कर सकती है। जब अगर एचपीएलसी की बात करेंगे तो इसका मतलब है एचपीएलसी पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हैंडल करना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। मिसाल के पास कोई ट्रबल आया, उसको शूट किया आपने, उसको चेक किया, उसको रिजॉल्व करना, उसको फिक्स करना, ट्रबल शूटिंग के केस में आता है। मिसाल के तौर पर सिस्टम में एयर आ गई तो एयर आप कैसे रिमूव करेंगे, ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। पीक सही नहीं आ रही, पीक को शेप कैसे खराब होगी, कैसे सही करेंगे, ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। कंटामिनेशन कहाँ से आ रही है, इसको चेक करना, ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। पीक में रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, चेक करना, सॉल्व करना, ट्रबल शूटिंग का पार्ट है। पीक गायब हो गई, आई नहीं, क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है, लैंप ऑफ था, पंप ऑफ था, लैम्डा मैक्स ऑफ था। तो ये सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो रूटीन में एचपीएलसी में आते हैं, तो इन चीज़ों को हैंडल करना, टैकल करना एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग कहलाता है। इस तरह का सवाल आपसे लाजमी पूछते हैं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एक और, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पीक टेलिंग। एचपीएलसी में जो पीक होती है वो टेल कर जाती है, इसका पीछे रीजन क्या है। पीक टेलिंग के पीछे बहुत सारे रीजन, मेरी वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ रीजन अवेलेबल है। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपसे जो कोई पूछ लेता है तो उसका आपने एक रीजन 1 से 2 से 3 रीजन बना दें, क्योंकि नंबर ऑफ रीजन ज़्यादा होते हैं। तो आपने बताना कि जब आपका सिस्टम ओवरलोडेड हो जाए, आपने बहुत ज़्यादा सिस्टम को ओवरलोड कर दिया है और वॉश प्रॉपरली कॉलम के नहीं हो रही, तो इसका मतलब पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ेंगे। आपकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है, आपने जो कंसंट्रेशन सिस्टम पे लगाई है वो बहुत हाई है, तो पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं हाई कंसंट्रेशन केस में। और सेकंड, एक और भी आप रीजन कह सकते हैं कि अगर आपकी सिंपल की या स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन, लास्ट डाइल्यूशन कंपैटिबल नहीं है मोबाइल फेस से, तो भी पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये है इंट्रैक्शन। और इसके अलावा जो आपका स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज और सैंपल की आपस में इंट्रैक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो भी आपके पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस तरह के नंबर ऑफ रीजन में से आप कुछ रीजन आप बताएंगे इंटरव्यू के अंदर, वो एक जानना चाह रहा होता है। अच्छा, हाउ टू वॉश एचपीएलसी कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10,
कि एचपीएलसी कॉलम को आप कैसे वॉश करते हैं। इसमें लोग नॉर्मली प्रोसीजर बताते हैं, तो इसका आंसर ये है कि एचपीएलसी कॉलम को वॉश करने का प्रोसीजर डिपेंड करता है एनालिसिस पे। आपने ऐसे आंसर देना है कि आपने एचपीएलसी पे एनालिसिस किया कि उस लिहाज से वॉशिंग प्रोसीजर डिसाइड होता है। अगर आपने कोई बफर सोल्यूशन चलाया है, एचपीएलसी पे कोई बफर मोबाइल पे चलाया तो फिर वॉशिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। उसके बाद फिर आपको सबसे पहले कॉलम को 1 घंटा डिस्टिल वाटर पे वॉश करना होता है और उसके बाद ऑर्गेनिक फेज से 1 घंटा वॉश करना होता है। क्राइटेरिया कॉलम की वॉशिंग का 2 घंटे होता है नॉर्मली। अगर आपने कोई बफर मोबाइल फेज नहीं चलाया, जैसे ऑर्गेनिक फेज था, तो फिर आपको नीड नहीं होती कि कॉलम को आप डिस्टिल या प्योर वाटर से वॉश करें। आप जस्ट ऑर्गेनिक फेज से कॉलम को 1 घंटे वॉश करके आप उसको स्टॉप कर सकते हैं और ग्रेजुअली फ्लो रेट कम या ज़्यादा करके। तो ये प्रोसीजर है, ये क्राइटेरिया होता है, डिपेंड करता है कि आपने एनालिसिस किया कि उस लिहाज से वॉशिंग प्रोसीजर डिसाइड होता है और आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू रिमूव एयर इन एचपीएलसी। एचपीएलसी पे आप एयर कैसे निकालते हैं? ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो एचपीएलसी पे लोग चला रहे काम कर रहे होते हैं, तो एयर आ गई, प्रेशर डाउन हो जाता है जब सिस्टम में एयर आती है। तो इसको कॉजेज क्या है, रिमूव कैसे करते हैं? तो इसको कॉजेज डेफिनेटली आपके सॉल्वेंट्स होते हैं जो आप एचपीएलसी पे चलाते हैं, वो अगर सही तरीके से आप डिगेस नहीं करेंगे, उनमें एयर डिफ्यूज हुई है तो डेफिनेटली सिस्टम में जाती है, सिस्टम में एयर आ जाती है और एयर की वजह से सिस्टम का प्रेशर डाउन हो जाता है और आपकी एनालिसिस खराब हो जाती है। जब सिस्टम में एयर आ जाए तो उसको रिमूव करने का तरीका एक ही है कि आप उस सिस्टम को पर्ज करते हैं थ्रू पर्ज वॉल्व। आपको पर्ज वॉल्व लगाता है, पहले आप पर्ज वॉल्व को ओपन करते हैं, फिर सिस्टम को हाई प्रेशर पे 5 मिनट तक चलाते हैं, जिससे 90% चांसेस होते हैं कि आपकी एयर रिमूव हो जाए। जब चाहिए तो पहले आप पर्ज वॉल्व को ओपन करते हैं, फिर प्रेशर हाई करते हैं और 5 मिनट तक चलाते हैं, उसके बाद फिर आप प्रेशर को डाउन पहले करते हैं, फिर पर्ज वॉल्व को बंद करते हैं। इसमें अगर आगे पीछे आपने बंद किया तो सील्स ब्लॉक होने का, फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डैमेज हो सकती है सील आपकी। इसलिए ये बहुत ख्याल करना है कि पहले आपने प्रेशर अगर ऑन नहीं करना, पहले आपने वॉल्व ऑन करना है, ओपन करना है पर्ज वॉल्व, फिर आपने प्रेशर हाई देना है, और जब आपने स्टॉप करना हो तो पहले आपने फ्लो रेट को डाउन करना है, फिर आपने पर्ज वाल्व को बंद करना है। ऐसे भी एयर ना निकले तो फिर आप सिरिंज का यूज़ करते हैं, सिरिंज के थ्रू भी आप सिस्टम से एयर सक कर सकते हैं। बड़े तरीके होते हैं, थोड़ा सा आपने इस तरह से बताना होता है। अच्छा, व्हाट इज द वेट वेरिएशन क्राइटेरिया फॉर टैबलेट टेस्ट? अब वो जनरल क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि टैबलेट जो आपकी टेस्टिंग के लिए आती है क्यूसी में, उस पर वेट वेरिएशन का क्राइटेरिया क्या है? तो आपका आंसर आपने ये देना है कि टैबलेट्स जो वेट वेरिएशन क्राइटेरिया इस पर यूएसपी अप्रॉक्स 20 टैबलेट्स आप लेते हैं, 20 टैबलेट्स को इंडिविजुअल वेट करते हैं और वो आप चेक करते हैं। इस चीज़ को वेट वेरिएशन कहा जाता है और इसमें क्राइटेरिया ये है कि जिस तरीके से टैबलेट का वेट होता है उसी तरीके से प्लस माइनस वेरिएशन की लिमिट होती है। 5% भी हो सकती है, 7.5% भी हो सकती है और 10% भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द टैबलेट। ये फार्माकोपी में डिफाइन है, तो वहाँ से आप रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन और 2 टैबलेट्स जो है 20 टैबलेट्स में आउट ऑफ लिमिट अलाउ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये भी आपने साथ बताना है। अच्छा, हाउ टू सैंपल द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को सैंपल कैसे करते हैं, प्रोसीजर पता, बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जानते हैं कि शख्स क्यूसी का एनालिसिस हम ले रहे हैं कि इन प्रोसीजर से अवेयरनेस है, इसको करें। तो जब भी रॉ मटेरियल की बात होगी तो आपने पूरा एक प्रोसीजर बताना है कि जनरली रॉ मटेरियल को किस तरीके से सैंपल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके रॉ मटेरियल का प्रोसीजर आपने बताना है, तो क्राइटेरिया ये कि जो इंटीमेशन आपके पास आई है, आप लैब के अंदर पहले उसका इनिशियली डॉक्यूमेंट वहीं पर चेक कर लेते हैं कि इसके साथ सर्टिफिकेट CO लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसमें जो परचेज ऑर्डर है क्या है वो लगा हुआ है, CO को टैली कर लेते हैं, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, टेम्परेरीली आप QC के अंदर डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जी इंटीमेशन के। फिर आप एक एनेक्जर फॉर्म फिल करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, फिल नहीं करते, सिर्फ अटैच करते हैं, कॉपी लेते हैं, अपनी सैम्पलिंग वाइल्स बनाते हैं एज पर नंबर ऑफ कंटेनर, जितने कंटेनर हो तो उस लिहाज से आप वाइल की सेटिंग करते हैं और क्लीन यूटेंसिल्स आप लेते हैं और आप चले जाते हैं वेयर हाउस के साथ अलाइन करके कि मुझे इस सैंपल का चीज़ का सैंपल करना है। फिर आप वहाँ जाते हैं, बिफोर ओपनिंग द कंटेनर खोलने से पहले आप सैम्पलिंग एनेक्जर का एक फॉर्म फिल करते हैं। ये आपने लाजमी बताना है इंटरव्यू को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये फॉर्म ये होता है कि वो कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है, जो आप क्यूसी का जो वेयर हाउस पे कंटेनर आया उसको रिप्रेजेंट करता है कि फॉर्म फिल करना है आपने उस कंटेनर को देख के, उस कंटेनर पे नेम क्या लिखा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, सप्लायर और उसका लॉट नंबर, बैच नंबर, जो चीज़ जैसी मेंशन है वैसी आपने उस फॉर्म के अंदर लिखनी है। अगर मेंशन नहीं है तो आप नील लिखेंगे, ये बताएंगे कि कंटेनर हमारे पास किस फॉर्म में आया। ये सैम्पलिंग फॉर्मेट आप डॉक्यूमेंट को देख के, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस को देख के फिल नहीं करते, ये इस कंटेनर को जाके फिजिकली वहाँ पे देख के फिल करते हैं। उसके बाद फिर आप अलाउ करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को या खुद उस कंटेनर को वहाँ से उठा के, आप क्वारंटाइन एरिया से उठा के पर्टिकुलर सैम्पलिंग बूथ में लेके जाते हैं अंडर लेमिनार। वहाँ पे फिर आप सैम्पलिंग करते हैं, अपने वाइस फिल करते हैं और कंटेनर को दोबारा सील करते हैं, वेयर हाउस में एंट्री करते हैं कि मैंने सैंपल ये किया, फिर अपने पास आके लेबोरेटरी में सैंपल रखते हैं और अपने पास भी एंट्री करते हैं कि ये सैंपल हमने इस टाइम इस डेट को किया और पर्टिकुलर जगह
आपको सैंपल को रख दिया जाता है। ये एक प्रोसीजर है सैम्पलिंग करने का और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी प्रोसीजर एक एक स्टेप बताना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे ये भी पूछी जा सकती है, इज़ इट नेसेसरी कि टैबलेट को हम ग्रेन्यूल स्टेज पे भी टेस्ट करें, कोर स्टेज पे भी टेस्ट करें और कॉर्डिनेट स्टेज पे भी टेस्टिंग करें? ये नेसेसरी है या नहीं है? आपकी क्या ओपिनियन है? ये वो क्वेश्चन है जो आप जब किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो लोग आपसे पूछ लेते हैं कि इनकी प्रैक्टिस क्या है। तो इस पे आपने ये बताना है कि ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस पे और आपकी क्राइटेरिया पे। ड्रैप की मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कोर टैबलेट की टेस्टिंग अगर आपके फाइनल स्टेज की, सही है, और ग्रेन्यूल स्टेज की। ड्रैप की रिक्वायरमेंट है कि हमें फाइनल स्टेज की टैबलेट की टेस्टिंग चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में कोर स्टेज पे टैबलेट कमर्शलाइज करते हैं तो इसका मतलब आपकी फाइनल प्रोडक्ट कोर ही है। अगर आपकी टैबलेट कोटेड स्टेज पे जाती है तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट कोटेड टैबलेट है, सही। और ग्रेन्यूल का कोई कंसर्न नहीं होता, मिनिस्ट्री और ड्रैप को नहीं कंसर्न। ये आपका इंटरनल है कि आप चेक पॉइंट करते हैं कि हमारे यहाँ ग्रेन्यूल स्टेज पे अगर प्रॉब्लम आता है या नहीं, तो हम पहले ही ग्रेन्यूल्स को कोर करने से पहले एक टेस्ट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं या उसको मॉइस्चर चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक बन रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए नॉट कंपलसरी कि आपको ग्रेन्यूल स्टेज पे टेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के फॉर्मुलेशन पे, कंपनी के स्ट्रक्चर पे, आपके नंबर ऑफ बैचेस पे कि आपने कितना स्ट्रक्चर, आपके पास डेटा है। अगर आप कंपनी के पास बहुत सारा जब डेटा हो जाता है किसी बैच का, तो वो फिर ये ग्रेन्यूल वाले स्टेज को स्केप कर देते, चढ़ा देते और दो स्टेप टेस्टिंग करते हैं, कोर या कोटेड पे, ठीक है। और कमर्शियल जो स्टेज पे आप फाइनल कमर्शियल करते हैं, मिनिस्ट्री को, ट्रैप को, ऑडिटर्स को उससे कंसर्न होता है, उससे पहले से कोई कंसर्न नहीं होता। क्लियर होगा? अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जिस पे बहुत से एनालिस्ट, बहुत से ऑफिसर्स, क्यूसी के लोग बड़े परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है, और वो ये है कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू इशू न्यू बैच नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी जब नई प्रोडक्ट बनने जा रही थी, नया बैच नंबर उसको कौन इशू करता है? लोग क्या समझते हैं कि ये प्रोडक्शन बना रही है तो प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है, तो इसका आंसर आप नहीं देना है। जब बैच नंबर इशू होता है वो हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इशू करता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी इशू नहीं करता, सही है। जो न्यू बैच नंबर किसी प्रोडक्ट का बनेगा, लेट सपोज कोई प्रोडक्ट ए आपने बनाई और उसका बैच नंबर बी था, और प्रोडक्ट एक दोबारा बी बनाने जा रहा है नेक्स्ट डे, तो उसका बैच नंबर डेफिनेटली चेंज होगा, तो वो बैच नंबर कौन इशू करता है? तो वो बैच नंबर इशू करता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये वो कॉमन क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बेसिक्स, कुछ कॉमन की इस तरीके से आपसे सवाल आपसे लाजमी पूछ लेते लोग कि एचपीएलसी क्यूसी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। वीडियो का आप एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।